तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो कब देख पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी गणतंत्रता दिवस की आप सभी दोस्तों को हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर करे कि इस अवसर पे आपने जो कुछ भी ज़िंदगी में करने के लिए सोचा है, पाने के लिए सोचा है, ईश्वर की अनुकंपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और 2-3 चीज़ों पे मैं आप लोग का ध्यान यहाँ पे आकृष्ट कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप लोग के तमाम कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर ये जो 82 मार्क्स का चक्कर है ये वास्तव में है क्या। आप लोग को पता है कि बिहार में तमाम जगहों से अभ्यर्थियों को लौटाया गया है। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि इस तरह का ना तो कोई शासनादेश है कि जो 82 नंबर है, जो एवब है, उन्हीं को क्वालिफाई माना जाएगा। और मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, न कि मैं ऐसे मुजबानी बोल रहा हूँ। एनसीटीई की टेट से संबंधित जो गाइडलाइन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश का विशेष करके और बिहार का, इन दोनों राज्य सरकारों का क्या इस पे लेकर के क्या शासनादेश है और क्या गाइडलाइंस है, इस बारे में मैं विधिवत आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ यही है कि आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए कि क्या हमने, यदि हम रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आरक्षित श्रेणी से हैं और हमने 82 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं सी टेट में या फिर राज्य टेट, चाहे कोई भी राज्य हो, तो क्या हम क्वालिफाई हैं या फिर नहीं है। ये मैं विशेष संदर्भ में बात करना चाहूँगा, स्पेशली बिहार में, जहाँ पे कि नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं और कहीं कहीं से ऐसी खबरें आई हैं कि उनको वापस किया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी 82 मार्क्स गेन किए उन्होंने, उनको कहा जा रहा है कि आप क्वालिफाई नहीं हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो भी ऑफिशियल ये काम कर रहा है, कायदे से उसको अपॉइंट करके हमें FIR दर्ज करानी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आगे के जो कदम है वो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। और इस पे अभ्यर्थी एक्टिव भी हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो प्रूफ दिखाना चाहूँगा जिससे आपको ये समझ में आएगा। और यहीं पे मैं आपको ये कह देता हूँ कि यदि आपके पास आपके राज्य से संबंधित यदि कोई इस तरह का प्रूफ है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। या तो आप फेसबुक पे जा सकते हैं, और जाहिर सी बात है बहुत से सारे दोस्त हमारे फेसबुक पे हमको हमारे फ्रेंड हैं। और नहीं तो मैं कल एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करने वाला हूं जिसमें आप डायरेक्ट, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा और वहां से आप अपनी जो भी जानकारी है, जो भी शासनादेश आपके राज्य से संबंधित, उसको आप शेयर वहां पे कर पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वो शासनादेश दिखाने की कोशिश करता हूं जहां पे इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। यदि बिहार में कोई ऐसा कर रहा है तो कोई उस तरह का शासनादेश नहीं है, वो अपने एंड से, अपने स्तर से कर रहा है। और जाहिर सी बात है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उस पर पर्टिकुलर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर पर्टिकुलर FIR होनी चाहिए, तभी इन चीज़ों का मतलब निकलेगा। इस तरह की उदाहरण तमाम मिलते रहे हैं कि कोई भी ऑफिशियल अपनी मनमानी कर जाता है, लेकिन उसकी वजह से अभ्यर्थियों को कितना बड़ा मानसिक कष्ट होता है उस पर उसका ध्यान नहीं होता है, बल्कि मानसिक उत्पीड़न का भी केस उस पर किया जाना चाहिए। तो ज़्यादा न कहते हुए, कोई भी बातें दोस्तों मैं प्रूफ के आधार पे कहता हूँ, अपने स्तर से नहीं कहता हूँ। और मैं आपको सबसे पहले प्रूफ दिखा लूँ, इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। साथ साथ हम इस बात पे भी यहाँ पे विचार करने वाले हैं कि TRE 1 और 2, 3 का थोड़ा सा मैटर अलग है और वो भी चल ही रहा है, लेकिन उस पर भी हम थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग को याद होगा तो पप्पू सर पिछले वीडियो में लाइव सेशन में वो उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा था कि कोर्ट को सही बात बताने की ज़रूरत है, और यदि ये काम अब से भी किया जाता है तो बहुत पॉसिबल है कि TRE 3 के अभ्यर्थी, जो NIS अभ्यर्थी हैं हमारे भाई, वो भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको iPad की अपने स्क्रीन पर लेके चलना चाहूँगा और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अलग अलग राज्यों में क्या स्टैंडर्ड और क्या शासनादेश जारी किए गए हैं, जो OBC के विशेषकर हम संदर्भ में कहें, उसके संदर्भ में जारी किए गए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपका समय लूँगा यहाँ पे और मैं सीधे पिन करूँगा दोस्तों iPad पे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये PDF अलग लग गया है तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे
थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो वैकेंसी है 69,706 पदों पे है, बिहार के अंदर ही आई थी। और इसका आप लोग संदर्भ लीजिए कि इसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ और उस पेज पे आपको लाने की मैं कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मुझे आप लोग समय दीजिएगा, मैं उस पेज पे आप लोग को लाने की कोशिश करता हूँ। वो पेज शायद यही है। हाँ, ये देख सकते हैं, ये जो मैंने आपको वैकेंसी बताई वही वैकेंसी है। उसमें टेट को लेकर के या सी टेट को लेकर के क्या गाइडलाइंस हैं उसको आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा और यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में क्या चीज़ें हैं। तो मेरे साथ आप लोग पढ़िएगा, यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षा विभाग के पत्रांक 1269 दिनांक 25/9/2019 द्वारा वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों में नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन हेतु स्पष्ट किया गया है कि बीटेट 2017 के लिए प्रावधान था कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थी न्यूनतम जो जनरल है उसको न्यूनतम 60% मार्क्स ऑब्टेन करना ज़रूरी है, तभी उसको क्वालिफाइड माना जाएगा। और यहाँ पे और देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला, यानी कि सामान्य कोटि की यदि वो महिला है उस कंडीशन में भी उसको 55% मार्क्स पे ही क्वालिफाई माना जाएगा। आप ये देख सकते हैं उत्तीर्ण। इसी प्रकार अनुसूचित, यदि बिहार में आप लोगों ने देखा होगा तमाम चीज़ें कि उनको वापस किया जा रहा है, तो यदि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए वहाँ पे 50% मार्क्स ही लाना आवश्यक है। यानी 15/75 सिर्फ उनको 75 मार्क्स यदि हैं सी टेट या बी टेट में तो भी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। अब यहाँ पे इसमें तो कोई आपको शंका नहीं होगी कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की क्राइटेरिया है कि आप कितने मार्क्स लाते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ये पहले से शासनादेश में है, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और बेवजह जो अभ्यर्थी हैं उनको एक मानसिक कष्ट देते हैं। मैं जो टेट गाइडलाइन है उनके अनुसार भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या स्टेटस है इसमें। जो एनसीटी का टेट गाइडलाइन है उनमें साफ साफ कहा गया है, और आप सी टेट की वेबसाइट पे भी जाके ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो उन्होंने विशेषकर जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ऐसा बोला है कि 60% यदि आप लाते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन उसमें साफ साफ जोड़ा गया ये शब्द कि यदि आपकी राज्य सरकार उनके यहाँ जो भी आरक्षण की व्यवस्था हो उसके अकॉर्डिंग आपको वो इस क्वालिफाइंग मार्क्स में शिथिलता दे सकती हैं, उसमें रिलैक्सेशन दे सकती हैं। और उसके आधार पर जैसा कि मैंने आपको बिहार के संबंध में ही दिखाया, तो बिहार के संबंध में साफ साफ है कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी 60% लाएंगे तो उनको क्वालिफाई माना जाएगा। और उसी जनरल कैटेगरी की अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको लेकर के जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है। और उसमें आगे एससी एसटी और निःशक्त कोटि में यदि आप जाएंगे तो उनको केवल और केवल 50% मार्क्स ही लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश के संबंध में लेके चलना चाहूँगा कि वहाँ पे क्या कुछ है, और ये शासनादेश बड़ी मुश्किल से दोस्तों मैंने इकट्ठा किए हैं आपको दिखाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में भी आप लोग देख लीजिए कि क्या क्राइटेरिया है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है। तो मैंने दोस्तों इसको पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है और मैं थोड़े से उसी पेज पे जंप करने की कोशिश करूँगा। और ये पेज नंबर है 8, पेज नंबर 8। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये शासनादेश आप मगन ट्यूटोरियल्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबी ना हो दोस्तों और आप लोग को सारी जानकारी मिल जाए। अब यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए 9.1 अर्हता अंक। यूपी टेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उसके जस्ट नीचे आप देखिए पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उनको क्वालिफाई माना जाएगा।
यहाँ 9.2 पे आइए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, स्वयं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 55% अर्थात 150 में से 82 अंक होगा। अब यहाँ पे जो बिहार में कहा जा रहा है कि 82 अंक पे हम क्वालिफाई नहीं मानेंगे, उस पर्टिकुलर ऑफिशियल की ये मनमानी है। कहीं से भी आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा कि 82 पे जो ओबीसी या SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, और बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की महिला को भी इसमें रखा गया है, तो वो 82 मार्क्स यदि लाते हैं तो वो क्वालिफाई हैं। अब यहाँ पे ऐसा किया क्यों जा रहा है दोस्तों, आप लोग इन चीज़ों को समझ लीजिए। मैंने आपको एविडेंस भी दिखा दिए। हाँ, यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि इससे संबंधित यदि आप लोगों के पास कोई एविडेंस है तो आप मगन ट्यूटोरियल्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने का तरीका जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मेरे फेसबुक पेज या प्रोफाइल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर कल की डेट में ही यानी 27 जनवरी को मैं एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करूँगा। आप वहाँ पे लाइव, आपको लिंक शेयर की जाएगी, आप वहाँ पे लाइव इस तरह का यदि कोई डॉक्यूमेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि यदि ये मामला कोर्ट में भी जाता है तो औंधे मुँह गिरेगा, यानी कि जीत आपकी ही होनी है। इसलिए मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, बिहार सहित जिस भी राज्य के अभ्यर्थी हों और वहाँ के ऑफिशियल के द्वारा ये कहा जाता है कि आप 82 मार्क्स पे क्वालिफाई नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम चिल रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। विशेषकर बिहार के संबंध में यदि कहूँ तो बिहार के अभ्यर्थी भी बिल्कुल शांत आप रहिए, बिल्कुल चिल रहिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि कोई ऐसा ऑफिशियल बोल भी रहा है, उसके पास कोई इस तरह का इसकी पुष्टि करने वाला कोई उसके पास शासनादेश नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि ये उसकी स्वयं की मनमानी है। शासन की तरफ से कोई इस तरह का शासनादेश बिहार के अंदर भी नहीं है। इन केस ये केस यदि इस तरह का विवाद कोर्ट में भी जाता है तो वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, फैसला आपके और सिर्फ आपके ही पक्ष में आने वाला है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आगे बढ़ के एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो ऑफिशियल इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनको काउंसलिंग से रोक रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र देने से रोक रहे हैं, उनके खिलाफ पर्सनली इंडिविजुअली एक FIR दर्ज कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इनकी मनमानी है। ना तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा शासनादेश है, ना ही निर्देश है। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी मनमानी के थ्रू अभ्यर्थियों को एक मानसिक कष्ट दे रहे हैं, जिसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं फिर से आपको एक बार कह देता हूं कि यदि इसके खिलाफ कोई मामला कोर्ट में जाता है, वो मिनट भर भी नहीं टिक पाएगा, उसको डिसमिस होना ही है और जीत आपकी ही होनी है। ईश्वर करे, मैं आप लोग से कहूँगा, मैं हमेशा ये बात आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग कोर्ट केस के चक्कर में कृपया ना पड़े, क्योंकि इसमें समय नष्ट होता है और इसमें भले ही आपको जीत मिली। जैसा कि आप लोगों ने NIS DLED का केस देखा होगा, इसमें 2-3 सालों का समय लग चुका और इसमें बहुत से हमारे भाई ओवर एज हो गए। अब उसके लिए भी हालांकि कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनका नुकसान तो हो चुका और उनके आगे अनिश्चितता उपस्थित हो चुकी है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। हालांकि पूरा भरोसा है, पप्पू सर भी लाइव पे आए थे इस चैनल में और उन्होंने कहा था कि इनका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा और उनके लिए भी तैयारियां की जा रही है। मैंने आपसे कहा कि TRE 1 और 2, जैसा कि पप्पू सर ने कहा था कि आप 10-15 दिन इंतज़ार कर लीजिए, आप लोगों की नौकरी होनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, जो TRE 3 के अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा विशेष मामला ज़रूर है और उसमें उन्होंने कहा था, मैंने भी आपसे बहुत पहले ही कह दिया था इस तरह की चीज़ें, कि जो तथ्य हैं, जो एविडेंस है, वो कोर्ट को साफ साफ बताना चाहिए था और बताया जाना चाहिए। अभी भी समय है, वरना यदि कोर्ट से कोई भी तथ्य आप छुपाते हैं और इसके उलट राज्य सरकार अपना काउंटर एफिडेविट जारी करती है और वो कहती है कि उनको अप्लाई करने ही नहीं दिया गया था, मैं एक उदाहरण के लिए चीज़ें कह रहा हूँ, तो फिर कोर्ट पे क्या असर पड़ेगा आप लोग समझ सकते हैं। हमारी दिली तमन्ना है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि TRE 3 में जो अभ्यर्थी जो हमारे दोस्त शामिल हुए हैं, उनको फाइनल नियुक्ति और नियुक्ति लेटर जो है वो मिले, उनकी नौकरी हो, यही हमारी कामना है।
तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।